हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम हब पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में, जो कि बौद्ध साहित्य से संबंधित वीडियो का पार्ट 1 है। इसके अंतर्गत हम जो बौद्ध साहित्य है वो 2 भाषाओं में लिखा गया है। तो एक तो पाली भाषा में लिखा गया है और दूसरा लिखा गया है संस्कृत भाषा में। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध साहित्य को कवर करेंगे। तो बौद्ध साहित्य 2 भाषाओं में है, पाली तथा संस्कृत। और संस्कृत भाषा को जो है वो चौथी बौद्ध संगीति में अपनाया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद अब देखिए पाली भाषा साहित्य को देख लेते हैं कि पाली भाषा साहित्य में कौन कौन से साहित्य हैं। तो इसमें त्रिपिटक है, त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है जो वो पाली भाषा में लिखा गया है। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का बहुत ही फेमस साहित्य है। त्रिपिटक का अर्थ होता है त्रि प्लस पिटक। त्रि का मतलब 3, पिटक का मतलब पिटारे। तो त्रिपिटक से का जो अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ निकल के आता है 3 पिटारे। और ये बौद्ध साहित्य का बहुत ही फेमस ग्रंथ है। त्रिपिटक की संख्या टोटल 3 पिटारे, मतलब 3 संख्या में 3 हैं ये। और इनके नाम क्या हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब चलिए देखते हैं हम इन सबको अलग अलग। तो देखिए जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक के अंतर्गत जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक के अंतर्गत देखिए क्या बताया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश हैं। तो पूछ लेते हैं सुत्त पिटक के में किससे संबंधित है। तो उसका संबंध जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों से है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। और इस संकलन किसने किया है? ये संकलन किया है आनंद ने, जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। और इसका संकलन जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया। अब सुत्त पिटक के भी 5 भाग हैं जो कि पूछे जाते हैं पेपरों में। इससे संबंधित कि किसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखिए इसका सुत्त पिटक के जो भाग हैं टोटल 5 भाग हैं। 5 भाग में पहला दीघ निकाय है, दूसरा मध्यम निकाय है, तीसरा अगुंतर निकाय है, चौथा संयुक्त निकाय है, 5वां खुद्दक निकाय है। हम एक एक निकाय को देख लेते हैं। तो जो दीघ निकाय है, दीघ निकाय पाली भाषा में लिखा गया है। तो सीधी सी बात हम लोग पाली भाषा का साहित्य पढ़ रहे हैं, तो ये पाली भाषा में है। और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। दीघ निकाय को गद्य व पद्य दोनों में ही लिखा गया है। महात्मा बुद्ध ने जो राज्य और राजा के निर्माण का वर्णन किया है वो इसके अंतर्गत बताया गया है। और सिंघोलावाद सूक्त जो है वो भी इसी निकाय से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है कि सिंघोलावाद सूक्त का संबंध किस निकाय से है, तो उसका दीघ निकाय से संबंध है और वो सुत्त पिटक के अंतर्गत है। और सिंघोलावाद सूक्त पर ही अशोक का धम्म निर्भर है। जो अशोक महान थे उन्होंने जो धम्म चलाया वो सिंघोलावाद सूक्त पर ही निर्भर था। और सिंघोलावाद सूक्त जो है वो दीघ निकाय के अंतर्गत उसका वर्णन किया गया है। और दीघ निकाय सुत्त पिटक का भाग है। महापरिनिर्वाण सूक्त भी इसी निकाय के अंतर्गत है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो महापरिनिर्वाण सूक्त का जो वर्णन किया गया है वो भी किया गया है हमारे दीघ निकाय में। उसके बाद सेकंड है मध्यम निकाय। इसके अंतर्गत कौशल नरेश प्रसेनजित की कथनों का उल्लेख किया गया है। और इसमें ही उन्होंने स्वयं को महात्मा बुद्ध के समकालीन बताया है। और महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मगध में भेंट का वर्णन भी किया गया है। तो देखिए ये भी पूछ सकते हैं कि किसने अपने आप को महात्मा बुद्ध का समकालीन बताया। तो कौशल नरेश प्रसेनजित ने बताया। एक पॉइंट निकल के आता है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की भेंट कहाँ हुई? मगध में हुई। और किसके अंतर्गत इसका वर्णन किया गया? मध्यम निकाय के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अगला है अगुंतर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो भगवती सूत्र में भी किया गया है, जो कि जैन साहित्य है। ये भी याद रखिएगा, भगवती सूत्र। और एक तमिल साहित्य है शिलपकारिकम, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो इनके नाम याद रखिएगा। फिर इसका संयुक्त निकाय है। इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। माता पिता, पत्नी व पुत्र के प्रति कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला है खुद्दक निकाय। जातक कथाओं का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं जातक कथाओं का वर्णन किस निकाय के अंतर्गत है? खुद्दक निकाय के अंतर्गत किया गया है। और जातक की कथाओं की जो संख्या है टोटल 550 बताई गई है। कहीं कहीं 500 बताई गई है, लेकिन ज़्यादा जो ऑथेंटिक माना जाता है 550 को माना जाता है।
थेरी गाथा भी इसी के अंतर्गत आती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। और थेरी गाथा क्या है? थेरी जो होती थी वो बौद्ध भिक्षुणियाँ होती थी, उनके द्वारा जो रचित 73 गीतों का संग्रह है वो थेरी गाथा कहलाता है। इसके अतिरिक्त और खुद्दक निकाय के अंतर्गत ही, खुद्दक निकाय के ही भाग हैं धम्मपद, सूक्तपद, विमानवत्थु, पंथवत्थु, थेर गाथा, जातक कथा। तो थेर गाथा हम देख चुके हैं, परिवार वर्णन है, जातक कथा का देख चुके हैं, और धम्मपद भी देख चुके हैं, अशोक का धम्म संबंधित है, सॉरी अशोक का धम्म नहीं संबंधित है। खुद्दक निकाय के जो भाग हैं वो कौन कौन है? धम्मपद है, सुक्त निपट है, विमानवत्थु है, पंथवत्थु है, थेर गाथा है, जातक कथाएं हैं। ये खुद्दक निकाय के ही भाग हैं, तो याद रखिएगा इनके नाम कि 1 2 3 4 5 6 ये जो हैं ये खुद्दक निकाय के भाग हैं। आपको बहुत ही एग्जाम ऐसा जिसमें इतिहास को बहुत ही डीप से पूछा जाएगा, वहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, वरना इतना ज़्यादा अंदर से नहीं पूछते हैं नॉर्मल एग्जाम में। अगला है विनय पिटक। दूसरा जो त्रिपिटक है वो है विनय पिटक। इसके अंतर्गत संघ के नियमों का उल्लेख है, तो याद रखिएगा कि जो सुत्त पिटक है उसमें उपदेशों का संकलन है, विनय पिटक में नियमों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत ही परिमिताओं की संख्या 10 बताई गई है। परिमिताएं क्या हैं ये हम लोग अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। संघ में प्रवेश के नियमों के बारे में बताया गया है। नियम है तो नियमों संबंधित है ये। और प्रत्येक जो भिक्षु है उसको 10 शील गुणों का अनुपालन करने का आदेश दिया गया है। संघ में प्रवेश की जो आयु है वो 15 वर्ष बताई गई है। गृहस्थ लोगों के लिए पंचशील की अवधारणा बताई गई है। और इसी में सलाका द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के बारे में बताया गया है। सलाका एक टाइप की छड़ी होती थी, उससे निर्णय लिए जाते थे। बहुत सारे जो लोग थे खड़े हैं, जो लोग निर्णय में भाग ले रहे हैं, तो अगर जिसको जिसको निर्णय पसंद है उनको अलग अलग रंग की सलाखाएँ पकड़ाई जाती थी। जिसको जिसको निर्णय पसंद है वो अपने रंग की सलाखा खड़ी कर देता था, कुछ एक कॉन्सेप्ट था। अब देखिए जो विनय पिटक है इसके भी 3 भाग हैं, याद रखिएगा। प्रतिनमोक, सुत्त विभंग, खंदक। ठीक है, वो खुद्दक था, ये खंदक था, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब खंदक के भी 2 भाग हैं, महावग, चुल्लवग। देखिए साहित्य के में तो बहुत आपको अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है और इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि जो विनय पिटक है इसके 3 भाग हैं, प्रतिनमोक, सुत्त विभंग, खंदक। और खंदक जो है इसके 2 भाग हैं, महावग, चुल्लवग। तीसरा पिटक है अभिधम्मा पिटक। अभिधम पिटक के टोटल 7 भाग हैं। कौन है? विभंग, कथावस्तु, यमक, पठान, पुंगल पंचती, धातु कथा, धम्म संगीत। ठीक है, इसके 7 भाग हैं ये। तो इन 7 भागों को याद रखिएगा, पेपरों में से पूछ जाता है कि यमक किसका भाग है, पठान किसका भाग है, तो याद होना चाहिए ये। तो ये बौद्ध साहित्य जो पाली भाषा में लिखा गया है उससे संबंधित एक वीडियो है, जिसमें कि तीनों पिटकों के बारे में कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। और ये परीक्षा आपकी चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, दोनों की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे आपके सामने बौद्ध संस्कृत साहित्य को लेकर के। तब तक के लिए